अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज साद शाहिद और इस वीडियो में हम कंटेंट कवर करेंगे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का। विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस और इसी टॉपिक को मैं लिंक करवाऊंगा एक एएस के टॉपिक के साथ, दैट इज कि हाउ टू कैलकुलेट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा जो आज का कंटेंट होगा दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ओ लेवल्स, IGCSE एज वेल एज फॉर द एएस कंटेंट। चाहे आप पेपर 1 सॉल्व कर रहे हो ओ लेवल्स का, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आइदर यू आर सॉल्विंग पेपर 2 क्वेश्चंस, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि एएस में भी एज इट इज पूछा जाता है। लास्ट में एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, दैट इज ओनली फॉर द एएस स्टूडेंट्स। सो मोल्स की इस वीडियो को एएस और ओ लेवल्स के तमाम स्टूडेंट्स फोकस करके समझें तो इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपका कवर अप हो जाएगा। Starting from the empirical formula, होता क्या empirical formula, which is the simplest type of chemical formula. So I am highlighting this thing here कि empirical formula क्या है जी? Empirical formula is the simplest type of the chemical formula which shows the simplest whole number ratio. Simplest whole number ratio of the atoms. On the other hand, we have molecular formula जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बता देता है, विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। यानी कि आपके पास इफ यू हैव ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर हम बात करें, सो विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, so that is called as molecular formula. For example, the formula of glucose is C6H12O6. तो बेटा जी ये जो C6H12O6 है, it shows the actual number of atoms. तो बेटा this is actually molecular formula. Okay? So इसका empirical formula क्या होगा? जो इसका simplified version है, जो इसको simplify करने के बाद आपके पास result आएगा, that is your empirical formula. इसको simplify करें 6 से तमाम एटम्स के नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, सो इट विल गिव यू CH2 और O. सो बेटा जी दिस वन इज द एम्पिरिकल फार्मूला। सो एक मैंने यहां पे जनरल एग्जांपल दी थी ग्लूकोज के फार्मूला के साथ, बट लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस कि किस तरह से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है एंड हाउ टू सॉल्व दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहां पे एक मेरी वर्कशीट का ही क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34 हियर। The percentage composition of an unknown substance is 75.42% of carbon, 6.63% of hydrogen, 8.38% of nitrogen, and 9.57% of oxygen. If its relative molecular mass is 334 grams per mole, what is the empirical and molecular formula? So बेटा जी empirical और molecular formula यहां पे हमने find out करना है। So for this reason you have to understand few steps. तो मैं उन्हीं steps को यहां पे explain करूंगा और उन्हीं steps को use करते हुए we will solve this question, this particular 34th question. Step number 1 होता है आपने हाईलाइट कर लेने कौन कौन से एलिमेंट्स यहां पे डिस्कस किए गए हैं। सो बेटा जी द फर्स्ट एलिमेंट इज कार्बन, the second element is hydrogen here, the third element is nitrogen here, and the fourth element is oxygen here. So these are the 4 atoms which are concerned in this question. Step number 1 क्या होएगा? What is the step number 1? बेटा जी step number 1 है ये जो percentages आपको दी हुई हैं, these are actually percentages by mass. So in percentages को you can write down in the grams as it is. तो मैं यहां पे यही चीज करने लगा हूं, I am just converting this percentage into the mass, into the grams. So कार्बन है, कार्बन कितनी परसेंटेज मौजूद है? 75.42, that is in the grams. Hydrogen is 6.63% of hydrogen, so that is 6.63 grams. Nitrogen is 8.38, तो यहां पे लिख दूंगा 8.38 grams. Oxygen is 9.57 grams. So बेटा जी these are the percentages by mass. तो मैंने उन्हीं percentages को just mass में convert कर लिया. This is your step number 1. Step number 2 होता है find out the moles.
तो बेटा जी मैं इन तमाम एटम्स के मोल्स निकाल लूंगा। मोल्स के लिए आई एम गोइंग टू यूज द फर्स्ट फार्मूला, मोल्स इक्वल्स टू मास ओवर एआर। तो कार्बन 75/42 डिवाइडेड बाय 12 कर दें, 6.63 डिवाइडेड बाय 1 कर दें, 8.38 डिवाइडेड बाय 14 करते हैं, 9.57 डिवाइडेड बाय 16 करते हैं। सो इन दिस वे यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट द मोल्स। सो बेटा जी 75.42 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, सो इट गिव्स अस 6.285, दैट विल गिव यू 6.63, और थर्ड वैल्यू है 8.38 डिवाइडेड बाय 14, सो इट इज गिविंग यू 0.598। लास्ट में आपके पास है जी 9.57 divided by 16, so again I am getting 0.598. so these are the number of moles here. so number of moles आपने निकाल लिए, that is your step number 2. step number 3 होता है find out the molar ratio. बेटा molar ratio क्या होती है? molar ratio किस तरह से find out की जाती है? divide all the number of moles with the smallest number of mole. so यहां पे smallest mole हमारे पास कौन से हैं? 0.598, 0.598. these are the smallest moles. so I am going to divide all these moles with the smallest mole. 6.285 divided by 0.598, 6.63 divided by 0.598, 0.598 डिवाइड होके 1 आ जाएगा, अगेन यहाँ पे भी 1 ही आ जाएगा. सो हियर वी will divide this value 6.285 divided by 6.285 divided by 0.598. सो यहाँ पे आंसर आ गया 10.51 और यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 11. सो बेटा जी वी फाइंड आउट द मोलर रेशियो हियर. मोलर रेशियो के बाद स्टेप नंबर 4 की बारी आती है. स्टेप नंबर 4 होता है इफ यू आर गेटिंग एनी मोलर रेशियो नॉट इन द होल नंबर्स, सो इन दैट वे वी हैव टू फाइंड आउट द होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग विद द सूटेबल डिजिट. तो बेटा यहां पे किसी ना किसी सूटेबल डिजिट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू आई है 10.5 वैल्यू आपको यहां पे ये जो नजर आ रही है, सो दैट वी कैन कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू द होल नंबर्स. जब भी 0.5 वाली वैल्यू आ जाए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो. जब भी 0.33 वाली कोई वैल्यू आ जाए तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, यू विल गेट द होल नंबर. जब 0.25 वाली वैल्यू आ जाए या 24 वाली वैल्यू आ जाए, 26 वाली वैल्यू आ जाए, सो इन दैट केस यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 4 सो दैट यू कैन गेट द होल नंबर. सो बेटा यहां पे मैं इन तमाम मोलर रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. किसी एक को नहीं करना होता, फिर सबको ही करना पड़ता है. तो 2 से यहां पे भी मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे भी मल्टीप्लाई करूंगा. 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. सो हियर वी विल गेट 21, here we will get 22, here we will get 2, here we will get 2. so बेटा जी क्या फॉर्मूला बन रहा है? कार्बन के कितने एटम्स हैं? कार्बन के 21 एटम्स हैं. हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 22 एटम्स हैं. नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 है. ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 है. सो दिस इज योर एम्पिरिकल फार्मूला. दिस इज योर एम्पिरिकल फार्मूला. सो एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के 4 स्टेप्स हैं. रिवाइज करते हैं. स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट, कन्वर्ट द परसेंटेजेस इनटू द ग्राम्स. स्टेप नंबर 2 फाइंड आउट द मोल्स. स्टेप नंबर 3 फाइंड आउट द मोलर रेशियो. मोलर रेशियो कैसे फाइंड करनी है? बाय डिवाइडिंग विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तमाम मोल्स को स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड कर देंगे. स्टेप नंबर 4 ऑप्शनल होता है, किसी स्टेप में यूज, किसी क्वेश्चन में यूज होता है, किसी क्वेश्चन में यूज नहीं होता. तो बेटा स्टेप नंबर 4 क्या है? मल्टीप्लाई विद द सूटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर रेशियो. सो जब कभी कोई फ्रैक्शन वाली मोलर रेशियो आ जाएगी, सो इन दैट केस वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द सूटेबल डिजिट
2, 3, 4, 5 या 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन गेट द होल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ स्टेप नंबर 4 में आपने होल नंबर रेशियो को फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद यू विल गेट द एम्पिरिकल फार्मूला। अब एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल भी फाइंड आउट करें और मॉलिक्यूलर भी फाइंड आउट करें। सो हियर वी हैव एन एक्सप्रेशन जो कि इन दोनों का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो उसके लिए याद रखो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। This n could be 1, 2, 3, 4 up to so on। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये कोई भी नंबर होगा, ठीक है। This n। अब ये n को कैसे कैलकुलेट करें? एम्पिरिकल फार्मूला तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, सो मैं यहां पे लिख देता हूं जी मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू C21 H22 N2 or O2। We can write down this empirical formula here। लेकिन N को किस तरह से कैलकुलेट करें? This is the question now। C21 H22 N2 और O2 यहां पे लिख दिया। N किस तरह से कैलकुलेट करें? N के लिए एक फार्मूला है जी, याद रखिएगा। N can be calculated by using this formula। N is equals to MR divided by एम्पिरिकल फार्मूला मैस। जो भी एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे उसके मैस से डिवाइड कर दें। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस आपको यहां पे क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 334। सो 334 यहां पे मैंने लिख दिया 334 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस निकालना होगा। दिस इज योर एम्पिरिकल फार्मूला C12H22 N2 और O2। इसका मैस कितना बनता है? तो कार्बन का होता है 12 मैस। सो 12 कितने हैं जी? कितने कार्बन्स हैं यहाँ पे? हमारे पास 21 है। सो वी विल यूज 21 कार्बन के लिए 12। हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन का मैस 1 होता है। नाइट्रोजन 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 14 आ जाएगा। देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 into 16। इन तमाम को ऐड कर दो, यू विल गेट 334 अगेन। तो यहाँ पे भी 334 आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मैस निकल आया। जो भी एम्पिरिकल फार्मूला है उसका मैस एम्पिरिकल फार्मूला मैस कहलाता है। तो 334 से आपने डिवाइड किया, यू विल गेट 1। सो इसका मतलब है यहां पे n 1 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपके पास वही आ गया जो एम्पिरिकल फार्मूला था। सो इन दिस केस we have same molecular formula and same empirical formula। so beta ji hope so ये question समझ आ गया होगा। let's do another question ताकि आपको further ऐसे questions की clarification हो जाए। there is another question from the worksheet। कार्बन यहाँ पे दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। एंड हियर यू कैन सी द मोलर मैस। आई इंटेंशनली मेंशन दिस थिंग हियर, मोलर मैस, जो कि ओ लेवल्स में ये टर्म यूज नहीं होती डायरेक्टली। दिस इज एक्चुअली योर MR। ओके, सो यहाँ पे दिस मोलर मैस इज एक्चुअली योर MR, relative molecular mass। okay, so let's start solving this question now। बेटा जी सबसे पहले आपने एटम्स को लिख लेना है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। देयर आर 3 एटम्स हियर। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? फाइंड आउट द परसेंटेज बाय मास। परसेंटेजेस गिवन है, जस्ट वी हैव टू कन्वर्ट दोज परसेंटेजेस इनटू द ग्राम्स। तो 26.4 ग्राम्स आ गया, 3.3 ग्राम्स आ गया, ऑक्सीजन इज 70.3 ग्राम्स आ गए। ठीक है जी। सो दिस इज योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? फाइंड आउट द मोल्स। मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं जी? 26 डिवाइडेड बाय 26.4 डिवाइडेड बाय 12, 3.3 डिवाइडेड बाय 1, 70.3 डिवाइडेड बाय 16। सो डिवाइड करते हैं जी और अपने मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। इट मस्ट बी 2.2। here we have 3.3 डिवाइड किया, we are getting 4.4। okay, so molar ratio
नेक्स्ट स्टेप होता है मोलर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय डिवाइडिंग विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। सो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास 2.2, 2.2 को 2.2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3.3 डिवाइडेड बाय 2.2, सो वी विल गेट 1.5, here we will get 2, so these are the molar ratio। बेटा ये कैसे कैलकुलेट किया है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आंसर्स को, हाउ वी डिड दिस। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो बेटा दोबारा देख लो। 2.2 है, सो वी डिवाइडेड 2.2 विद 2.2, 3.3 को 2.2 से डिवाइड किया, 4.4 को 2.2 से डिवाइड किया, here we are getting 1, here we are getting 1.5, here we are getting 2। So we calculated the molar ratio in this way। In the last step we have to multiply with the suitable digit to get the whole numbers, क्योंकि यहाँ पे whole number नहीं है, this value is in the fraction, so 0.5 वाली value है तो सबको हम 2 से multiply कर देंगे, 2 आ गया, 1.5 multiply by 2, so 3 आ जाएगा, 2 multiply by 2, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो कितने कार्बन्स हो गए, देर आर 2 कार्बन्स, देर आर 3 हाइड्रोजन्स एंड देर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स। सो दिस इज योर एम्पिरिकल फार्मूला। सो बेटा एम्पिरिकल फार्मूला जब कैलकुलेट कर लिया, वी हैव टू कैलकुलेट द molecular formula as well। molecular formula which is equivalent to empirical formula multiply by n, C2H3O4 multiply by n। सो ये n किस तरह से कैलकुलेट करना है अब हमने, हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ n। अभी फार्मूला हमने पढ़ा था, n को कैलकुलेट किया जाता है by using the relative molecular mass which is given to you, which is 91 here in this particular question, divided by empirical formula mass। so this is your empirical formula। इसका mass कितना होगा, there are 2 carbons तो 24 plus 3 hydrogens हैं plus 3, there are 4 oxygen तो 64, again it is giving you 91। so बेटा 91 divided by 91 it is giving you 1, so n आ गया आपके पास यहाँ पे 1। so by putting here I am getting the formula, molecular formula C2H3 or O4। all right, this is your molecular formula। so in both questions coincidentally n की वैल्यू हमारे पास आई है 1, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, समटाइम्स यू विल गेट वैल्यू n की 2 भी आएगी, समटाइम्स 3 भी मिलेगी, समटाइम्स 4 भी मिलेगी। सो इन बोथ क्वेश्चंस वी आर गेटिंग n इक्वल्स टू 1, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। दिस इज योर होम टास्क, दिस इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व, और फिर कमेंट बॉक्स में आपने इसका आंसर मेंशन करना है। कुछ देर के बाद मैं एग्जैक्ट आंसर मेंशन कर दूंगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, एम्पिरिकल फार्मूला ये है, सो दैट यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स। ऑलराइट, मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज योर होम टास्क। All right जी, so now we are moving towards the important question of AS। ये जस्ट AS के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, AS लेवल में पूछा जाता है। कैलकुलेटिंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज कहाँ पे होगी, और इस क्वेश्चन में यू विल ऑब्जर्व फ्यू टर्म्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, एनहाइड्रेटेड सॉल्ट्स, एनहाइड्रस सॉल्ट्स। सो ये होते क्या हैं, हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस। हियर वी हैव कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट इज अ सॉल्ट। तो उसके साथ सॉल्ट के साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स फिजिकली अटैच हो जाते हैं, नॉट केमिकली, दे आर फिजिकली अटैच्ड एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप्स ऑफ द सॉल्ट्स चेंज हो जाती हैं व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स आर फिजिकली अटैच्ड विद एनी पर्टिकुलर सॉल्ट, और वो सॉल्ट्स हाइड्रेटेड सॉल्ट्स फिर बन जाते हैं, ठीक है। एनहाइड्रस सॉल्ट में वाटर नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने ओ लेवल्स में भी ये चीज़ पढ़ी होगी, कॉपर सल्फेट होता है विच इज़, अगर इसको हम कहें कि इट इज़ हाइड्रेटेड सॉल्ट तो इसका कलर होता है ब्लू, इट इज़ ब्लू इन कलर, इट्स ब्लू कलर, it turns into white when we will take copper sulfate anhydrous,
इसमें से वाटर को अगर हम इवेपोरेट कर दें, हीट किया जाए, दिस इज एक्चुअली hydrated copper sulfate, and on the right hand side we have anhydrous copper sulfate. एनहाइड्रस जिसमें से वाटर रिमूव हो चुका होता है, हीट करने से वाटर इवेपोरेट हो चुका है, दिस इज एनहाइड्रस. इट इज वाइट सॉल्ट, इट इज ब्लू सॉल्ट. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं जब वाटर के मॉलिक्यूल्स फिजिकली अटैच हो जाते हैं किसी भी सॉल्ट के साथ. तो बेटा ये क्वेश्चन भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से रेलेवेंट है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं जब सॉल्ट के साथ. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला ही कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज करेंगे एंड विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. 1.88 ग्राम्स, सबसे पहले तो है यहां पे 1.88 ग्राम्स हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. सो बेटा जी एन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कितना दिया हुआ है? that is not copper sulfate, hydrated calcium sulfate का mass is 1.88 grams. And they have also highlighted anhydrous compound is 1.13 grams. तो बेटा जी anhydrous compound यानी कि anhydrous calcium sulfate की बात की जा रही है which is 1.13 grams. सो बेटा हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में वाटर है, सो यानी कि ये जो 1.88 ग्राम्स है दिस इज कैल्शियम सल्फेट प्लस mass of water which is equivalent to 1.88 grams. और they have mentioned 1.13 कितना है जी? कैल्शियम सल्फेट का एक्चुअल mass है 1.13. So in this way we can calculate the mass of the water. 1.88 grams आ गया. Water actually यहाँ पे कितना यूज हुआ है? 1.88 minus 1.13 grams. So in this way we will get the result. 8 में से 3 गया, that makes 5. 8 में से 1 गया, that makes 7. 0.75 grams, that is the mass of the water. So यहाँ से हमारा question start होता है. स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने हाइड्रेटेड सॉल्ट और एनहाइड्रस सॉल्ट का मैस जो आपको गिवन है, वाटर का मैस आपने निकाल लिया. सो यहां पे जो कंसर्न्ड कंपाउंड्स है, राइट डाउन द मैसेस ऑफ दोस कंपाउंड्स. तो बेटा कंसर्न्ड कंपाउंड्स हमारे पास क्या क्या है? कैल्शियम सल्फेट है और वाटर है. सो राइट डाउन द मैसेस ऑफ दीज टू कंपाउंड्स. Calcium sulfate is 1.13 and H2O is 0.75. This is your step number 1. Just like we did in the empirical formula. Step number 1 में masses use करते हैं. Step number 2 में हम moles निकालते थे. So we'll do the same thing here. Moles of the molecules find out करेंगे. We'll divide with the masses of these compounds. 1.13 को डिवाइड करेंगे इसके MR के साथ. कैल्शियम होता है जी, दिस इज कैल्शियम सल्फेट, तो इनके लिए टेक्निकल टर्म यूज होती है फॉर्मूला मैस. सो बेटा जी कैल्शियम इज 40, सल्फर इज 32, प्लस वी हैव 4 ऑक्सीजन, तो 64 आ गया. सो इट मेक्स 136. 0.75 divided by 18. So in this way we will get the number of moles. 1.13 divided by 136. So in this way we will get 0.0083. This is the mole. On the other hand, we'll do the same thing. 0.75 divided by 18. So here we are getting 0.0416. So these are the number of moles of H2O. Step number 3, molar ratio calculate करते थे जिस तरह से divide all the moles with the smallest number of moles.
सो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड किस तरह से किया जाएगा? विच वन इज स्मॉलेस्ट मोल? दिस वन, 0.008। तो यहां पे आ जाएगा 1। सो वी विल डिवाइड 0.0416 को डिवाइड करेंगे 0.0083 से। सो इन दिस वे वी विल गेट 5 हियर। ये किस तरह से आया? 0.0416 डिवाइडेड बाय 0.0083, सो विल गेट 5। और यहाँ पे भी उसी से डिवाइड किया एंड वी आर गेटिंग 1। सो हियर यू कैलकुलेटेड कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं? 5। सो X must be 5 here. So there is 1 calcium sulfate along with 5 H2O. So this is the complete formula of hydrated salt. This is what we were supposed to find out here. All right. So in this way बेटा जी water of crystallization के questions आते हैं। पेपर 1 में भी पूछ सकते हैं, पेपर 2 में भी AS के पूछ सकते हैं, और पेपर 5 के लिए भी this is important question। पेपर 3 के लिए जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है crystallization के साथ, they can ask these type of questions as well। So with this we completed the concept of empirical and molecular formula वाले questions। Stay tuned with us with more questions and more content. Thank you.